Assalamu alaikum students. I hope you all are very well. ओके हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन था? आज हमारे पास आज सबसे पहले तो हम लोग अपनी टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसी के साथ फिर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन के अंदर क्या होती हैं, किस तरह से यूज़ की जाती हैं, वो हम लोग आज की क्लास में समझेंगे, सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और उसी से रिलेटेड फिर आपके साथ मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस एज अ असाइनमेंट भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? और स्क्रीन भी विजिबल है? ओके लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के टॉपिक को ख़त्म किया था कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो अपना कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करवाते हैं। और हमने देखा था कि ऑपरेटर्स हमेशा ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं। ऑपरेंड्स जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, कैलकुलेशन का काम करते हैं और उनके दरमियान जो स्पेसिफिक एक स्पेशल सिंबल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर। उसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, हम लोगों ने रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े, बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़े, लॉजिकल मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़े और उनका साथ साथ हम लोगों ने यूजेज भी देखा कि किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनका बहुत ही सिंपल हमारे पास कोड लिखा होता है और फिर हमने उनकी आउटपुट को भी डिस्प्ले करवाया। आज हम लोग मूव करते हैं टाइप कास्टिंग की तरफ। टाइप कास्टिंग कहते हैं कन्वर्जन को, कि अगर हमने एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में अपनी वैल्यू को चेंज करना हो तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास टाइप कास्टिंग कहलाता है। उसके लिए हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में। ओके यहाँ पे अब सपोज मैंने एक नंबर ले लिया n1 नाम का जिसमें मेरे पास है 45, ठीक है, और एक मैंने नंबर ले लिया n2 दैट इज़ फ्लोट डेटा टाइप। ओके ये मेरे पास फ्लोट डेटा टाइप की है और अगर मैं इन्हीं दोनों नंबर्स को जस्ट प्लस करूं तो आंसर मेरा पॉइंट में आएगा। अब ये जो आंसर मेरा पॉइंट में आया है इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। दो तरह की होती है, एक है इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जिसमें पाइथन ऑटोमेटिकली दोनों नंबर्स को प्लस करने के बाद ऑटोमेटिकली उसको एक टाइप कास्टिंग में कन्वर्ट कर देगा। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को एक एक वैल्यू असाइन की तो पाइथन ने खुद ही उसको समझ लिया कि ये इंटीजर है और ये क्या है, फ्लोट है, और आंसर हमारे पास आया है फ्लोटिंग में ही। तो ये है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। दूसरी होती है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में बेसिकली हम लोग मैनुअली बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हुए टाइप कास्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यही मेरे पास दोनों नंबर्स हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स को मैं यहाँ पे सम करता हूँ एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हुए। दोनों नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, n1 प्लस n2, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, टाइप कास्टिंग मुझे करनी है। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं इंट int इंट। अब चूंकि मुझे पता है कि इन दोनों वेरिएबल्स की जब वैल्यूज सम होंगी तो आंसर मेरे पास किस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। लेकिन अगर मुझे उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे इंट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगा और इसकी पैरेंथेसिस में मैं वो वेरिएबल नेम पास करूँगा जिसमें ये सम हुई वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको वैल्यूज़ क्या असाइन की
कि num1 45 वैल्यू और num2 49.87 वैल्यू को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा 94.87 वो किस वेरिएबल के नाम से स्टोर होगा मेमोरी में? रिजल्ट। लेकिन वो मेरे पास आंसर पॉइंट में मेमोरी में स्टोर होगा। उसी को अगर मुझे सिर्फ इंटीजर में देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगा एक और वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाने के लिए, और इंट की पैरेंथेसिस के अंदर मैं ये वेरिएबल नेम पास करूँगा और यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। ये जो प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर मैंने डबल कोट्स में लिखा है ये मेरे पास एज इट इज़ मैसेज प्रिंट होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है मेरे पास, और कॉमा के बाद जो आंसर आगे मुझे शो करवाना है जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया है उस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड प्रिंट फंक्शन में सेम एज इट इज़ हमने काम किया है। तो अब रिजल्ट का मेरे पास आंसर क्या आया है? रिजल्ट वेरिएबल में जो आंसर वैल्यू स्टोर थी वो मेरे पास कौन सी थी? num1 प्लस num2 की। तो उसका आंसर मेरे पास क्या है? 94.87। लेकिन मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर नाम का, उसके अंदर मैंने वो वाला आंसर स्टोर करवाया है जो रिजल्ट का आया है, लेकिन सिर्फ टाइप कास्टिंग करते हुए मैंने ये काम यहाँ पे किया है। मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इंटीजर के लिए हम यहाँ पे इंट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अब आप देखें इंटीजर वो वैल्यू होती है जिसके अंदर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे देखें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 94 ही आंसर आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी टाइप भी कैलकुलेट करवा लेते हैं रिजल्ट की। तो यहाँ पे देखें उसने मुझे रिजल्ट की टाइप क्या दी है? फ्लोट दी है। और इसी तरह मैं यहाँ पे इंटीजर की टाइप कैलकुलेट, तो यहाँ पे उसने मुझे इंट दी है। तो ये थी टाइप कास्टिंग के दो नंबर्स जो मेरे पास थे, एक था इंटीजर में था और एक मेरे पास डेसिमल में था, फ्लोटिंग में था, पॉइंट्स में था। जैसे ही मैंने इन दोनों को सम किया तो मुझे आउटपुट क्या दी गई है? पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि जब भी हम एक नंबर यानी इंटीजर नंबर और पॉइंटिंग नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास पॉइंट्स में आता है। लेकिन उसी पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने इंट नाम का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, इसकी मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं कि यहाँ पे हमें कहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली जब हम लोग अपनी ईमेल लिखते हैं तो ईमेल के अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं, हमारे पास नंबर्स भी होते हैं और स्पेशल करैक्टर्स भी होते हैं। तो उस ईमेल को एक ही डाटा टाइप में रखने के लिए हम टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर अगर हमने अपना कोई पासवर्ड रखा है, ठीक है, अब पासवर्ड भी हम लोग क्या रखते हैं? अपना नेम भी रखते हैं और साथ में हम लोग एक दो नंबर्स भी रख लेते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे टाइप कास्टिंग ही यूज़ होती है। जिस तरह कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं एक पहले नेम ले लेता हूँ। नेम मेरे पास स्ट्रिंग में आ गया। ठीक है, अब उसी के साथ यहाँ पे मैं एक नाम ले लेता हूँ। ठीक है, वो मेरे पास 1 2 3 है। अब मुझे एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें ये स्ट्रिंग फारूक हो और उसी के साथ 1 2 3 लिखा हुआ आए। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और चूंकि ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूँगा, क्योंकि प्लस का मतलब है कि इन दोनों को क्या करो? जोड़ दो। और उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड को प्रिंट करवा लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि एक मेरे पास डेटा टाइप स्ट्रिंग में है और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू उसकी डाटा टाइप मेरे पास नंबर्स में है। तो हमारे पास जब डिफरेंट डाटा टाइप्स होंगी तो उनको कंकेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे प्लस का मतलब है कंकेट करना। तो ये एरर में देखें वो कह रहा है कि हम सिर्फ स्ट्रिंग को ही स्ट्रिंग के साथ मिला सकते हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग को आपस में कंकेट नहीं कर सकते।
तो जब हम लोग पासवर्ड अपना रखते हैं अपने नेम के साथ, कोई भी अगर हम लोग नंबर्स रख देते हैं तो बेसिकली उसके बैकएंड पे ये टाइप कास्टिंग के मेथड ही यूज़ होते हैं। अब किस तरह से यहाँ पे टाइप कास्टिंग की जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, ठीक है, और प्लस, प्लस के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग, STR स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के पैरेंथेसिस में मैं नम वाला बिल्ट इन फंक्शन नम वाला वेरिएबल पास कर दूंगा। तो ये नेम मेरे पास देखें, नेम क्या आ गया, फारूक। और जब मैंने इस नम को स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्ट्रिंग की टाइप कास्टिंग की तो उसने ये 1 2 3 इंटीजर को स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए अब ये दोनों देखें मेरे पास एक ही आउटपुट में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा जब हम अपने डेटा पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स एक्यूरेट नहीं होती, तो फिर वहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यूज़ की डेटा टाइप में मौजूद होंगी, फिर ही हमारे पास आउटपुट अच्छी आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि डेट टाइम वाला कॉलम हमारे पास एक्यूरेट डेटा टाइप में नहीं होता, तो उसकी हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर फर्दर हम लोग आगे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह कुछ नंबर्स और कैटेगोरिकल भी हमारे पास होती हैं। Is it clear? यस सर। ओके, स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है? यस सर, विजिबल है। सर मेरे पास नहीं आ रही स्क्रीन मुझे। और किनको विजिबल नहीं हो रही? जी सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। जुपिटर नोटबुक भी विजिबल नहीं था हो रहा? ओके, मैं एक बार फिर दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, अब मुझे बताएं जुपिटर नोटबुक विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और हम लोग अपना मेथड देख लेते हैं, दैट इज़ इनपुट फंक्शन। जिस तरह हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन पढ़ा था, सेम एग्जैक्ट हमारे पास एक इनपुट फंक्शन भी होता है। इनपुट जिसमें हम लोग यूज़र से डेटा लेते हैं वो हमारे पास इनपुट फंक्शन कहलाता है, और उसके लिए हम लोग जस्ट इनपुट का बिल्ट इन फंक्शन ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करें या फिर हम लोग कोई भी वेबसाइट यूज़ करें, कोई टेक्स्ट कर रहे हों, तो वो उस वक्त हम लोग एज अ यूज़र वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास, लेकिन वहाँ पे वो किस तरह से हमें पूछते हैं कि अपना नेम एंटर करें, जिस तरह हम कोई वेबसाइट पे लिंक करें तो वो हमसे पूछते हैं अपना यूज़र नेम एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें। तो बेसिकली वहाँ पे जब हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो एज अ यूज़र हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बैकएंड पे हमारे पास ये इनपुट का मेथड ही यूज़ हो रहा होता है जो हमें मैसेज डिस्प्ले होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से यूज़र की एज पूछनी है तो मेरे पास एज के लिए यहाँ पे इनपुट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगा। जैसे ही मैंने इनपुट लिखा तो देखें ये भी मेरे पास बोल्ड ग्रीन हुआ है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है। और इसकी पैरेंथेसिस के अंदर फिर हमने जो यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाना है जिसको पढ़कर वो समझ सके कि मुझसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर योर एज, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट में सिर्फ यही मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर योर एज, जिससे पढ़कर मुझे पता चलेगा कि ठीक है मुझे यहाँ पे अपनी क्या करनी है, एज एंटर करनी है। तो देखें ये जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, मुझे इस डब्बे के अंदर अपनी एज एंटर करनी है। और आप जब तक अब इस
इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट एंटर नहीं कर लेते, आप कहीं और सेल पे वर्किंग नहीं कर सकते, वो आपको बार बार एरर दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब तक आप इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर ना कर ले, आपने कहीं और पे क्लिक नहीं करना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ऐड कर दिया है 25, एंटर प्रेस करूँगा तो उसने मुझे यहाँ पे कह दिया है एंटर योर एज 25। अब मैं यहाँ पे एज प्रिंट करवा लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 25, क्योंकि वो यूज़र ने जो एज एंटर की थी 25, वो एज नाम के वेरिएबल से मेमोरी में स्टोर हो गई है। तो ये मेरे पास क्या आया है, इनपुट फंक्शन था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप कैलकुलेट करवाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज प्लस 1। अब मैं जब एज में एक नंबर ऐड करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि एज में हम लोग कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, वो हमारे पास नंबर ही होता है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, क्योंकि एज में जो 25 होगा वही 1 के साथ ऐड होगा, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, एनीवन। इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था। ठीक है 26 बोल दिया करें, फिर मुझे बार बार जो है ना वो स्क्रीन पॉज करनी पड़ती है। तो 26 आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एरर आ चुका है। और एरर क्या है, वो कह रहा है कि स्ट्रिंग को ही स्ट्रिंग के साथ ऐड किया जा सकता है। ये क्या मतलब हुआ, हमने तो यहाँ पे 25 ऐड किया था, लेकिन वो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों कह रहा है, तो उसके लिए हम लोग टाइप कैलकुलेट करवा लेते हैं, टाइप पता करवा लेते हैं कि इस एज नाम के वेरिएबल की क्या डाटा टाइप है। चूंकि मैंने तो ऐड किया है 25 और हमें पता है कि 25 डाटा टाइप कौन सी होती है, इंटीजर नंबर की होती है, लेकिन उसने मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों कहा है। तो बेसिकली जब भी हम लोग इनपुट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होती है। जब भी ये इनपुट बिल्ट इन फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो उसकी डाटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है। अब देखें हमारे पास जो एज है, सर एक यस सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया, इसके एंड पे करें? करें। सर एक्चुअली मेरी सॉरी बॉदरिंग, मेरी भी फर्स्ट क्लास है, मुझे बस थोड़ा सी कंफ्यूजन आ रही है, आप अगर मुझे अभी समझा दें ये बेसिकली इनपुट और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, ताकि मुझे आगे लेक्चर में थोड़ा इसकी आसानी हो जाए। आपने आज ज्वाइन किया है तो आप कन्वर्सेशन ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया है? कन्वर्सेशन ग्रुप यस सर मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आप वहाँ पे टेक्स्ट कर दिएगा, आपको कोई जो है वो लेक्चर्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, प्रीवियस जो 3 हुए हैं। ठीक है, चले मैं फिर भी अभी बता देता हूँ, डोंट वरी। इनपुट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो यूज़र से डेटा लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी है। हम लोग कहीं पे भी वेबसाइट पे लॉगिन हो, हम अपने किसी सिस्टम में लॉगिन हो जहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता लगाया हो और वो हमसे पूछ रहा हो, तो वहाँ पे हमारे पास बैकएंड पे ये इनपुट यूज़ होता है। तो एज अ यूज़र हम फिर वहाँ पे वैल्यूज़ अपनी कोई भी नंबर्स ऐड करते हैं। हम कोई फॉर्म वगैरह फिल करें ऑनलाइन, कहीं इंस्टीट्यूट का, किसी सर्वे का, कुछ भी, तो वहाँ पे भी एज अ यूज़र हम लोग जो नंबर्स ऐड करते हैं, लेकिन ये इनपुट बैकएंड पे वर्किंग कर रहा होता है। तभी हमसे फिर पूछा जाता है कि आप अपना नेम एंटर करें, अपना एज एंटर करें, अपने मार्क्स एंटर करें, अपनी एजुकेशन के रिलेटेड आप बताएं, आप अपना कोई फीडबैक दें। तो वहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये इनपुट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है। और स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है string, लेकिन यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन उसका str यूज़ होता है, दैट मीन्स स्ट्रिंग, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वगैरह डबल कोट्स के अंदर यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे जब मैंने इनपुट का सिंपल बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया तो मैंने यूज़र से पूछी उसकी एज। अब मैंने एज जो मेरे पास आई थी 25, मैंने उसके अंदर 1 को ऐड करना था तो आंसर आना चाहिए था 26, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया है कि मैं सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप को ही दूसरी स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकता हूँ, कंकेट कर सकता हूँ। तो चूंकि जब हम लोग इनपुट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डाटा टाइप क्या होती है, इंटीजर स्ट्रिंग होती है। जब भी हम लोग इनपुट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप स्ट्रिंग होती है। अब चूंकि एज में मुझे 1 को इजाफा करना है, मैं तब तक नहीं कर सकता 25 में 1 ऐड जब तक मेरे पास वो 25 इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे फिर हमें
टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये ऊपर मैंने टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट आज सबसे पहले बताया है। अब यहाँ पे मैं इंट नाम का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगा और इसकी पैरेंथेसिस में मैं वो वेरिएबल नेम पास करूँगा जिसमें 25 स्टोर है और +1 करूँगा, तो अब मेरे पास आंसर आएगा 26। तो ये कॉन्सेप्ट था टाइप कास्टिंग का, और जो मैंने आपको भी डेटा से रिलेटेड भी बताया है कि समटाइम्स हमारे पास ऐसा डाटा आता है जिसकी डाटा टाइप्स एक्यूरेट नहीं होती, तो उनको सबसे पहले हमने उनकी एक्यूरेट डाटा टाइप में उनको कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास कॉन्सेप्ट ये टाइप कास्टिंग का ही यूज़ होता है। इज़ इट क्लियर? यस सर, क्लियर नो, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पाइथन के अंदर क्या होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स? बेसिकली जब भी हम लोगों ने डिसीजंस लेने हों और उसी के रिगार्डलेस हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, तो फिर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सिंपल बात बताता हूँ, एक कंडीशन होती है और उसके रिगार्डलेस हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। कंडीशन ट्रू होने पे कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है डैट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यानी कि इफ़ एल्स इफ़, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दोबारा एज ही ले लेता हूँ कि एज इक्वल है मेरे पास 30। अब मुझे ये कैलकुलेट करवाना है कि क्या, या फिर चलें यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ऐड करता हूँ। हम लोग वोट देने जाते हैं, ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है और इजी टू रिमेंबर भी रहेगी। हम लोग वोट देने जाते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं कि वोट सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जो 18+ का हो, 18 साल के बराबर हो या फिर 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि उसका CNIC कार्ड भी बना हो, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे फिर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो फिर ठीक है, आप वोट कर सकते हैं, वोटिंग आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर आप वोट नहीं दे सकते। तो चूंकि ये कंडीशन के पर्सपेक्टिव ही काम हो रहा है, यहाँ एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम लोग लिखेंगे, कोड वगैरह लिखेंगे, लेकिन अगर डेली लाइफ में भी हम इतनी ही बात करें कि 18 साल मेरी उम्र है तो ठीक है, फिर हमें क्या कहते हैं कि आप वोट दे सकते हो। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फैसला हो गया है कि हाँ आप वोट दे सकते हो। तो वहाँ पे हमारे पास फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। और एग्जांपल दूँ तो हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस हों, अकॉर्डिंग टू मार्क्स हमने स्टूडेंट को ग्रेड असाइन करने हों, उसके लिए हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होती हैं। हम लोग जो वेबसाइट्स वगैरह पे ऑनलाइन होते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, लॉगिन होते हैं, तो जब तक हम अपना करेक्ट पासवर्ड या यूज़र नेम एंटर नहीं करते तब तक हम लॉगिन नहीं हो सकते। तो वहाँ पे भी बेसिकली हमारे पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एज वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है 30। अपनी वो वोटिंग वाली एग्जांपल को अगर आगे लेके चलूँ तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला था कि इफ़। तो इफ़ बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए पाइथन का कीवर्ड यूज़ होता है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा स्मॉल लेटर्स में IF इफ़। तो देखें ये भी मेरे पास ग्रीन हो चुका है। बेसिकली ये हमारे पास इफ़ कंडीशन यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। और सिंटैक्स कहते हैं एक सेट ऑफ रूल्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखने का तरीका, कि अगर वो एक प्रॉपर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाएगा तो हमारे पास एरर आता जाएगा, ठीक है। जिस तरह ऊपर मैंने किया था कि यहाँ पे मैंने एज वेरिएबल में एक का 1 किया। एज नाम के वेरिएबल की जो डेटा टाइप थी वो स्ट्रिंग थी और ये 1 जो डेटा टाइप है वैल्यू ये इंटीजर थी। तो चूंकि ये सिंटैक्स अलाउ नहीं करता कि स्ट्रिंग में इंटीजर को ऐड कर सकते हैं, ये सिंटैक्स हमारे पास नहीं यूज़ होता, इसलिए यहाँ पे मुझे एरर आ चुका था। तो सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी हम लोग अगर सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इफ़ अगर, अब आगे मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर एज
अब ये जो वेरिएबल नेम है जिसकी वैल्यू है 30, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 30 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे एज्ड ही वेरिएबल को कॉल करूंगा, तो बेसिकली उसकी परफॉर्म उसकी वैल्यू ही होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स ही यूज होंगे हमारे पास, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ। अब ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास वैल्यू है थ्रेशोल्ड, यानी हमारी अपनी सेट की हुई वैल्यू है। अब जिस तरह वोटिंग में मैंने ये क्यों पूछा जाता है कि आप 18 साल के हैं या 18 साल से ज़्यादा के हैं, ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये एक वैल्यू सेट कर दी गई है कि 18 साल का ही बच्चा होगा तो फिर ही उसका CNIC कार्ड बना जाएगा, ठीक है, या फिर वो वोट कास्टिंग कर सकेगा। तो इस वैल्यू को कहते हैं थ्रेशोल्ड, जो एक वैल्यू हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे चलेगी, इफ़ अगर एज्ड, जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर है एज्ड नाम के वेरिएबल में, अगर वो बड़ी या फिर बराबर है इस 18 के। अब यहाँ पे दो ऑपरेटर्स एक वक्त में यूज हो रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर भरी हुई इस 18 से एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू भरी हुई या बराबर हुई, तो फिर हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा, ये प्रॉपर एक सिंटेक्स है इफ कंडीशन का। जैसे ही हम लोग कंडीशन लगा देते हैं उसके बाद एंड पे यहाँ पे कॉलन ही यूज होगा। कॉलन के बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी स्पेस खुद ब खुद देगा, और ये स्पेस होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो मैसेज मुझे डिस्प्ले करवाना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप वोट दे सकते हैं। चलिए मैंने भी यही लिखा है, इसको मैं रन करूँगा तो देखें। अब यहाँ पे चूंकि कंडीशन चेक हुई थी कि क्या 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कि 30 भरा है या बराबर है 18 के, तो चूंकि 30 18 के बराबर तो नहीं है लेकिन भरा ज़रूर है, तो दोनों में से एक भी अगर ऑपरेटर ट्रू होता है तो आंसर हमारे पास या पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू ही समझी जाती है। तो चूंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी इसलिए मेरे पास ये प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था। यही एग्जांपल में अगर मैं एक जो है वो यहाँ पे अगर मैं स्पेस ना दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी और इसको रन किया है, तो यहाँ पे वो इंडेंटेड कह रहा है। बेसिकली ये एक इंडेंटेशन होती है कि यहाँ पे हमने स्पेस इफ कंडीशन के बाद स्पेस थोड़ी सी देने के बाद ही प्रिंट फंक्शन लिखना है, अदरवाइज हमारे पास फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है इफ कंडीशन। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को, कि आप वोट दे सकते हैं, सेकंड मेरी प्रिंट स्टेटमेंट होनी चाहिए बिल्कुल आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मेरे पास यानी ये वाली जो इफ़ स्टेटमेंट है जो इस तरह से स्पेस देने के बाद हम लोग लिख रहे हैं, इनको हम कहेंगे कि ये इफ़ कंडीशन की बॉडी हैं, इफ़ कंडीशन का पार्ट है। तो जब जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी तब तक ये तमाम की तमाम मेरे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन सपोज कि मेरे पास यहाँ पे कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15, ठीक है। अब एज्ड की वैल्यू, वेरिएबल एज्ड की वैल्यू है 15। अब वो चेक करेगा कि 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या कंडीशन ट्रू है।
क्लास में मौजूद हैं आप लोग? जी सर मौजूद है। यस सर। इक्वल आ रहा है। नहीं, मुझे लगा शायद क्लास में कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए भी मैंने कहा चलिए क्लास ख़त्म कर दी जाए। नहीं सर, है हम लोग क्लास में। ठीक है, तो फिर जवाब भी दिया करें ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एज ले ली है अब 15। इफ़ अगर एज यानी कि जो 15 है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कॉल अपने वेरिएबल को ही किया करेंगे, लेकिन वर्किंग उसकी वैल्यू करेगी। समझ आ रही है ना ये इफ़ कंडीशन की भी? ये भी मैं पूछ लूँ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये मेरे पास कंडीशन हो गई है फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होने पे मेरे पास आउटपुट कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुई। जिस तरह हम लोग अपनी वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह करते हैं, या फिर हम लोग अपने फ़ोन का पासवर्ड ही जब लगाते हैं, तो पासवर्ड अगर हम गलत लगा दें तो वो हमें एक मैसेज डिस्प्ले कर देता है कि रॉन्ग या फिर ट्राई अगेन। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझे इसी तरह का कोई मैसेज भी डिस्प्ले हो कि जब मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स का यानी कि इसमें ये जो एल्स है, ELSE, ये भी पाइथन का कीवर्ड है बिल्ट इन। तो ये एल्स क्या काम करता है कि जब इफ़ की कंडीशन गलत हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो फिर ये वाला पार्ट नहीं चलता। फिर हम एल्स लिखने के बाद प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, वो एग्जीक्यूट होता है। चलिए अब यहाँ पे मैं एक पासवर्ड की एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल पासवर्ड है 1234। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ़ अगर पासवर्ड। बेसिकली ये हमारे पास जो हमारे फ़ोन्स में और सिस्टम्स में भी जो बैकएंड पे डेटाबेसेस यूज़ की जाती हैं, जिसमें तमाम का तमाम डेटा स्टोर होता है, ये जाकर वहाँ पे चेकिंग करता है। ठीक है, लेकिन एज अ एनालिस्ट हम लोग अपने डेटा को फिल्ट्रेशन करने के लिए तब कंडीशंस का यूज़ करते हैं, जिस पे आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में बिटवाइज ऑपरेटर के साथ शायद एग्जांपल्स भी दिखाई थी। तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड नाम की वैल्यू वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है 123। मुझे पासवर्ड चेक करना है कि क्या मेरा ये पासवर्ड जिसकी वैल्यूज़ हैं 123 वो इस वाली वैल्यू 1234 के बराबर है। अगर तो होगा फिर वो मुझे प्रिंट करवा देगा करेक्ट, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर वो यहाँ पे मुझे एरर दिखाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 456। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? इनकरेक्ट ट्राई अगेन। क्योंकि ये जो प्रिंट फंक्शन के बाद हम लोग ये इफ़ कंडीशन के बाद जो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं वो तब एग्जीक्यूट होती हैं जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो। और अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर हम एक एल्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं जो काम ही करता है इफ़ की कंडीशन फॉल्स होने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना। जिस तरह के यहाँ पे मैंने कुछ भी और नहीं था लिखा, तो यहाँ पे मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, लेकिन फॉल्स होने पे मुझे आउटपुट में कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इससे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए, जिस तरह हम लोग वेबसाइट पे गलत पासवर्ड एंटर कर दे तो हमें मैसेज आ जाता है नीचे के रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन, एंटर योर करेक्ट पासवर्ड। तो उसके लिए हमारे पास एल्स यूज़ होता है कि एल्स के बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं वो कंडीशन फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होती हैं। जिस तरह यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई थी तो एल्स वाला जो पार्ट था वो इग्नोर हो गया था, क्योंकि कंडीशन इफ़ की ट्रू हो गई थी। तो ट्रू होने पे ये वाला प्रिंट फंक्शन चलेगा, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये वाला प्रिंट फंक्शन इग्नोर हो जाएगा, एल्स के बाद वाला प्रिंट पार्ट
एग्जीक्यूट होगा। इट इज़ क्लियर। अब सर इतना अगर तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन हम लगाएं और फिर यूज़र इनपुट के बेस में अगर हम कोई कंडीशन लगाना चाहें तो फिर वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ उसके लिए हमारे पास फिर एलिफ यूज़ होता है, जो कि आगे वही आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे अब एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चल रहा है कि ठीक है, मेरा यहाँ पे पासवर्ड जो है वो गलत है, इसलिए मुझे ये इनकरेक्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई नज़र आ रही है कि ठीक है, इससे मुझे पता तो चल रहा है ना कि मेरा पासवर्ड गलत है। अब मुझे नेक्स्ट टाइम अपना सही वाला पासवर्ड एंटर करना है। और यहाँ पे मेरी जब कंडीशन फॉल्स हुई थी तो मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी कंडीशन ट्रू हुई है या फॉल्स हुई है। सर हम इसमें कोई लिमिटेशन लगा सकते हैं कि 3 दफा पासवर्ड गलत हो जाए तो फिर कोई ऑप्शन है? नहीं, यहाँ पे एज अ एनालिस्ट चूंकि ये चीज़ें हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। ठीक है, वो तो मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी वो हमारे पास बेसिकली आगे और जाकर यूज़ करें तो ये वेब डेवलपमेंट में हमारे पास ये चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन एज अ एनालिस्ट सिर्फ हमने कंडीशन लगानी है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशन अगर हमने अपने डाटा के ऊपर बिल्कुल करेक्ट इम्प्लीमेंट की होगी तो फिर ही एग्जीक्यूट होगी आउटपुट, अदरवाइज हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। सर अगर लूप्स को यूज़ फाइन किया जाए तो फिर ये कंडीशंस लगा सकते हैं कि किसको? 3 मरतबा चले फिर उसके बाद वो आउट कर जाए। नहीं, वहाँ पे फिर हम, हाँ, वहाँ पे हम फिर बिल्कुल लूप्स लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे हम लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं यूज़र से पूछता हूँ कि वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया यूज़र इनपुट, यहाँ पे यूज़र नेम। अब यूज़र नेम में हो सकता है कि हमारे पास क्या एंटर हो, 1 2 3 भी हों, नंबर्स भी हों। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर योर यूज़र नेम, देन पासवर्ड मुझे पूछना है। तो पासवर्ड में यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, टाइप कास्टिंग करूँगा, क्योंकि पासवर्ड मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे मैं इंटीजर रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड इंटीजर में आएगा। और इंट बिल्ट इन फंक्शन की पैरेंथेसिस में मैं इनपुट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगा, और इनपुट की ये जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर मैं मैसेज जो डिस्प्ले करवाना है वो लिखूँगा, एंटर द पासवर्ड। ओके, इतना अगर हम लोग रन करें, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया फ्रूट 2 3, और पासवर्ड यहाँ पे मुझसे पूछ लिया तो मैंने 1 2 3 4 5 6। तो देखें यहाँ पे अगर मैं एंटर कर देता पासवर्ड के साथ कोई नंबर भी, तो फिर मेरे पास क्या एरर आ जाना था। ठीक है, जिस तरह चले दोबारा से इसको मैं रन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने FAR 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखें मेरे पास क्या आ चुका है एरर, कि जब इंट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लिया जाए तो फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर ही एंटर करेंगे, स्ट्रिंग एंटर नहीं कर सकते। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कंडीशन लग रही है। कंडीशन क्या है कि इफ़ अगर यूज़र नेम बराबर हुआ, क्योंकि अब इक्वालिटी चेक की जाएगी, अगर यूज़र नेम बराबर हुआ जो यूज़र ने एंटर किया है फारूक 23 से। अब मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशंस लगेंगी, एक यूज़र नेम चेक करने के लिए और एक पासवर्ड चेक करने के लिए। तो इन दोनों कंडीशंस के दरमियान हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, कि लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकली वो देखेगा कि क्या ये कंडीशंस दोनों ट्रू हैं, यानी कि जो यूज़र ने यूज़र नेम एंटर किया है फ़ारूक 2 3, क्या वाकई वो इस वाले यूज़र नेम से एंटर हैं, और सॉरी बराबर हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंड के बाद पासवर्ड, क्या वो पासवर्ड 1 2 6 के साथ मिलता है, तो फिर यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होगा करेक्ट, यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली।
और अगर गलत हो जाए तो फिर यहाँ पे मैं एल्स का भी एक पार्ट लिख लेता हूँ, ट्राई अगेन। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये क्या हो चुका है, करेक्ट, क्योंकि यूज़र ने यहाँ पे एंटर कर दिया था फरूक 23, तो ये चूंकि इस वाले फरूक 23 के बराबर था। और यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड एंटर किया था 1 2 3 4 5 6 वो इस वाले पासवर्ड से बराबर था। चूंकि दोनों चीज़ें मेरी करेक्ट हैं, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी, तो इसलिए मुझे मैसेज क्या डिस्प्ले हो गया है, करेक्ट, लॉगिन सक्सेसफुली। यहाँ पे अगर मैं चलें एंटर कर लूँ फारूक 23 और पासवर्ड में एंटर कर लूँ 1 2 3 4 5 और नीचे वाले को रन करना था, और अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब मेरे पास क्या आंसर आया है, ट्राई अगेन। क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे मैंने क्या सेट किया है कि 1 से लेकर 6 तक होना चाहिए, लेकिन एज अ यूज़र यहाँ पे क्या पासवर्ड एंटर किया गया है, 1 से 5। और ये जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है वो यही काम करता है कि ये दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, लाजमी ट्रू होनी चाहिए, फिर ही इफ़ की कंडीशन भी ट्रू समझी जाएगी। अब चूंकि पासवर्ड गलत हो गया था, यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने सेट किया है वो है 1 से लेकर 6 तक, यूज़र ने क्या ऐड किया है 1 से लेकर 5, तो चूंकि ये वाला कंडीशन का पार्ट गलत हो गया है, ये वाला ट्रू है। एंड ऑपरेटर में ट्रू एंड फॉल्स आंसर क्या आता है, फॉल्स, तो इसका मतलब है ये वाला प्रिंट फंक्शन नहीं चलेंगे। फॉल्स प्रिंट स्टेटमेंट करवाने के लिए हम लोग एल्स के पार्ट का यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? इसमें बेसिकली साथ में मैंने आपको बताया है एंड ऑपरेटर्स का, कि जब हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस हों तो फिर हम लोग अपने ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स के लिहाज से, सिंटैक्स में पाइथन का सिंटैक्स हमारे पास बहुत इजी है। जी क्वेश्चन है किसी का? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एलिफ। एलिफ जिसमें हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस हों और उसी के रिगार्डलेस हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट हों, तो फिर हम लोग एलिफ इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मार्क्स की एग्जांपल हम यहाँ पे चलें यूज़ करते हैं कि ज़ाहिर सी बात है हर स्टूडेंट के नंबर जो हैं वो सेम नहीं होते, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग ही हमें ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं। तो उसी की यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं मार्क्स नाम का ही वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और एज अ यूज़र ही मैं इसको लेकर चलूँगा कि बार बार मुझे खुद ना चेक करना पड़े। ओके, बेसिकली मार्क्स से मुराद है कि हम लोग यहाँ पे 90% परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब मेरी पहली कंडीशन है इफ़ अगर मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर हो या फिर ज़्यादा हो, किससे, 90% से। स्टूडेंट जो परसेंटेज है वो नंबर अगर 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा हो तो फिर क्या प्रिंट करवाना है, ग्रेड A+। चलिए ये लिख लेते हैं A+। ये मेरे पास अभी एक कंडीशन थी। अब मेरे पास आती है दूसरी कंडीशन। चूंकि कंडीशंस है कि 90 फिर 80 70 इस तरह से, तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हों फिर हम लोग एलिफ स्टेटमेंट का पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं, जो शॉर्टली वर्जन है इफ़ एल्स इफ़ का। तो यहाँ पे मैं ELIF यूज़ करूँगा, तो एलिफ। और दूसरी बात भी ये बताऊं कि अगर मेरी हो जाती है ये पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर एलिफ के अंदर वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये मुझे लगानी है
कि अगर स्टूडेंट के नंबर 80 से ज़्यादा और 90 से कम है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, 80 से ज़्यादा और 90 से कम। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही थी कि 90 से ज़्यादा है या 90 के बराबर, तो यहाँ पे मुझे फिर एक ऑपरेटर भी यूज़ करना पड़ेगा। कोई बता सकता है कौन सा ऑपरेटर? और का ऑपरेटर। लेकिन बात जो है वो गौर से सुननी है, क्योंकि यही ऑपरेटर्स भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि एंड का यूज़ करेंगे या और का। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ फिर वो वही ग्रेड असाइन करे जिसके नंबर सिर्फ और सिर्फ 90 से कम हो और 80 से ज़्यादा हो। तो वहाँ पे अब चूंकि ये दो कंडीशंस यूज़ होंगी, एक होगी लेस देन 90 और एक होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो उसके लिए हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशंस में ट्रू चाह रहा हूँ कि नंबर 90 से कम हो लेकिन 80 से ज़्यादा हो। और ऑपरेटर इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट ने नंबर एंटर कर दिए 91, तो वहाँ पे चूंकि हमारे पास 80 से अबव की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि 91 80 से ज़्यादा तो हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे किस तरह से यूज़ करते हैं करके देख लेते हैं। मार्क्स क्या हो, लेस देन हो 90, इक्वल नहीं, सिर्फ लेस देन। एंड मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो 80 के। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं जब हमारे पास ऑपरेटर्स लॉजिकल्स यूज़ हों और मल्टीपल्स एक्सप्रेशंस हों तो फिर पैरेंथेसिस लगा दिया करें। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या फिट हुई है कि नंबर 90 से कम हो, क्योंकि ये लेस देन का सिंबल है, और 80 के बराबर या 80 से ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 80 वाली रेंज चलेगी, 80 81 82 अप टू 89। तो फिर ग्रेड क्या असाइन करना है, ए। लेकिन एक और कंडीशन है, तो उसके लिए दोबारा से हम एलिफ यूज़ करेंगे। अब क्या कंडीशन है कि मार्क्स अगर कम हो 80 से एंड मार्क्स क्या हो ज़्यादा या बराबर हो 70 से, तो फिर यहाँ पे प्रिंट करवाना है ग्रेड बी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि नंबर 70 से कम हो लेकिन 60 से ज़्यादा हो। तो जाहिर सी बात है 70 से कम 60 की रेंज ही हमारे पास चलती है, तो यहाँ पे ग्रेड असाइन कर दिया मैंने सी। यहाँ पे मैंने कह दिया कि 60 से कम हो और 50 से ज़्यादा हो, तो फिर यहाँ पे ग्रेड दे दो डी। और अगर 50 से कम हो, 40 से ज़्यादा या 40 के इक्वल हो, तो फिर ग्रेड असाइन कर दो ई। अब यहाँ पे मेरे पास एक लास्ट स्टेटमेंट आनी है कि जिसके नंबर 40 से कम है उसको ग्रेड असाइन करना है एफ। तो यहाँ पे मुझे अब और कंडीशन यूज़ नहीं करनी पड़ेगी इस तरह से। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा एल्स, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँगा एल्स, और एल्स के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँगा ग्रेड एफ। वो खुद ही इसको अज्यूम कर लेगा। चलें इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए नंबर 86, एंटर प्रेस करूँगा तो देखें 86 पे वो जाके पहली कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 86 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, कि 90 के ना तो बराबर है ना ही उससे भरा है 86। तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी फॉल्स, नो इशू। उसने इस प्रिंट स्टेटमेंट को इग्नोर किया। एलिफ काम ही ये करती है कि फिर अगली कंडीशन चेक की जाती है। जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए ये एलिफ के पार्ट्स हमारे पास चलते रहेंगे।
अब उसने सेकंड कंडीशन आके चेक की कि 86 लेस देन 90, बिल्कुल 90 से छोटा ही है 86, तो ये वाला पार्ट ट्रू हो गया। फिर उसने यहाँ पे आके चेक किया कि क्या 86 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, बराबर तो नहीं है 86 80 के, लेकिन भरा ज़रूर है। तो चूंकि ये दोनों पार्ट ट्रू हो गए, 90 से छोटा है 86 और 80 से भरा है 86, दोनों पार्ट ट्रू हो गए हैं और दरमियान में लिखा भी है एंड, तो दोनों का ट्रू होना लाजमी है। दोनों ट्रू हुए हैं तो मेरे पास यहाँ पे ग्रेड ए असाइन हुआ है। जैसे ही एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बाकी सब कंडीशंस को वो इग्नोर कर देगा, बाकी सब कंडीशंस नहीं चलेंगी। तो ये हमारे पास एलिफ का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ 56। तो अब 56 पे वो यहाँ पे आके चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, इग्नोर कर देगा। यहाँ पे आके चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है, यानी कि मैप नहीं कर रहा होगा। उसके बाद वो यहाँ पे आके चेक करेगा, कंडीशन नहीं मिलेगी। कंडीशन कहाँ पे उसको मिलेगी कि 56 की बात की जा रही है इस वाली एलिफ की कंडीशन के अंदर, क्योंकि रेंज हमने फिक्स की हुई है। तो 56 60 से छोटा है और 50 से भरा है, तो इसका मतलब है ये वाली इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई, उससे पहले वाली कोई भी ट्रू नहीं थी, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुई प्रिंट फंक्शन। लेकिन जैसे ही ये वाली ट्रू हो गई तो यहाँ पे हमारे पास उसने ग्रेड डी असाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं चलें और को भी हम लोग साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ और, ठीक है, यहाँ पे भी और, चलिए मैंने एंड की जगह हर जगह और यूज़ कर लिया है। अब उसने मुझसे यहाँ पे मांगी है, नंबर्स मांगे हैं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं 78। तो 78 पे मुझे उसने ग्रेड ए असाइन कर दिया है, जबकि 70 की जो रेंज थी वो ये थी हमारे पास, ग्रेड बी वाली। पर चूंकि उसने आके चेक किया, यहाँ पे तो एक ही कंडीशन थी, यहाँ पे तो वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती कि 78 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये कंडीशन होगी फॉल्स। उसने यहाँ पे आके फिर चेक किया, यहाँ पे उसको एक कंडीशन ट्रू मिल गई थी कि 78 90 से छोटा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। उसने इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ये वाला फिर चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो, क्योंकि और लॉजिकल ऑपरेटर में एक भी अगर ट्रू हो तो आउटपुट हमारे पास ट्रू आती है। तो यहाँ पे चूंकि क्या था कि 90 से लेस हो अगर नंबर, तो 78 90 से कम थे, इसलिए उसने यहाँ पे ग्रेड ए असाइन कर दिया। उसने अगली वाली कंडीशन चेक की नहीं की कि 70 की रेंज यहाँ पे भी यूज़ हो रही है। तो इसलिए हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर का ही यूज़ करते हैं, जो क्या काम करता है, दोनों एक्सप्रेशंस अगर ट्रू होंगे फिर आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ट्रू आएगी। अब यहाँ पे मैंने 23 मार्क्स एंटर किए हैं। अब 23 की इनमें से कोई भी रेंज नहीं थी, यानी कि 23 के लिहाज से ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये वाली भी फॉल्स, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब है कि एल्स के बाद वाला पार्ट ही ऑटोमेटिकली हमारे पास चलेगा। तो उसने ग्रेड एफ यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो ये हैं हमारे पास एलिफ स्टेटमेंट्स कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं और उसी के रिगार्डलेस हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे ही उसको एक कंडीशन ट्रू मिली, उसी से रिलेटेड प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और बाकी की जो प्रिंट फंक्शंस हैं और कंडीशंस है वो इग्नोर हो जाएंगी। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास आज की क्लास का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने टाइप कास्टिंग पढ़ी और इनपुट का यूज़ किया। अब इनपुट का यूज़ इसलिए भी बताया है कि आप लोग जब जब प्रैक्टिस करें तो डिफरेंट वैल्यूज़ आप लोग एंटर करें, बार बार आपको हर वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना करनी पड़े। उसके लिए आप इनपुट का ही यूज़ कर लें कि आप जब जब उस सेल को रन करेंगे वो आपसे एक नई वैल्यू पूछता जाएगा। आप नई वैल्यूज़ ऐड कर करके अपने उस कोड को एक्सप्लोर करें, उसकी आउटपुट को एक्सप्लोर करें। और टाइप कास्टिंग के हमने मेथड पढ़े कि हमारे पास डेटा टाइप अगर करेक्ट फॉर्म में नहीं होगी तो हमारे पास आउटपुट भी गलत आएगी। यानी कि अगर मेरे पास एज वाला कॉलम है तो एज वाले कॉलम में मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं, जो उस डेटा की टाइप्स हैं, वो हैं फ्लोट में। तो एज कभी भी हमारे पास
पॉइंट्स में नहीं होती, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे फिर हमारे पास ये टाइप कास्टिंग का ही मेथड यूज़ होता है। इज़ इट क्लियर? आपको मैंने उसमें बताया है, आप अगर तो गूगल कोलैब यूज़ करेंगे तो वो तो क्लाउड बेस्ड है, अदरवाइज़ ये एनाकोंडा जो है वो हमारे पास सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके यूज़ होता है, और ये ऑनलाइन विदाउट नेट भी हमारे पास ईजिली वर्क करता है। सो ओके, इसी से रिगार्डलेस ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। कल आपको एक छोटा सा मैं मिनी प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट भी उसको कह सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपने ये इफ एल्स का यूज़ करते हुए ही आपने उसको कंप्लीट करना है।